प्लेसेंटा के रोल्स क्या होते हैं, दैट इज समथिंग वी हैव सीन कि प्लेसेंटा के आपके काम क्या हो जाते हैं, व्हाट आर द थिंग्स प्लेसेंटा इज गोइंग टू रिलीज, प्लेसेंटा क्या रिलीज करेगा, उनके रोल्स क्या होंगे, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विल रिवाइज दोस थिंग्स एंड देन विल गो बियॉन्ड दैट। मंताशा, गुड इवनिंग। So now let me start the screen share. चलिए यहाँ पे देखना चालू करते हैं। So पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट वाज माय प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा आपने यहाँ पे कर क्या रहा था, व्हाट दिस प्लेसेंटा वाज एक्चुअली डूइंग ओवर देयर। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन आपका होगा बेबीज के अंदर, एंड दैट बेबीज के अंदर प्लेसेंटा फॉर्मेशन जो आपका हो रहा है इसमें आपके लाइक यूट्रिन वॉल के साथ फीटस का सर्टेन पार्ट इज गेटिंग इंटीग्रेटेड। सो बेसिकली आपके यहाँ पे होता क्या है, दैट यू विल फाइंड यू हैव अ ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, ट्रोपोब्लास्ट सेल से आपके यहाँ पे आएंगे आपके कोरोनिक विलाई, यू विल हैव अ फिंगर लेग प्रोजेक्शन, और वो फिंगर लेग प्रोजेक्शन जो यहाँ पे होता है कोरोनिक विलाई, दैट विल गो इनसाइड द यूट्रिन वॉल। ये जो कोरोनिक विलाई आपका यहाँ होगा दैट विल गो इनसाइड द यूट्रिन वॉल, और यूट्रिन वॉल के अंदर जाने के बाद व्हाट विल हैपन, इट विल इंटीग्रेटेड इटसेल्फ इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस, राइट। अब यहाँ पे आपको जो कनेक्शन यहाँ पे बनते हुए मिलेगा, सो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द यूट्रिन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड, and then you will find the placenta formation will happen. So this will ultimately lead to a formation of the placenta. So chronic villi and uterine tissue becomes interdigitated with each other and jointly form the placenta. तो आपके यहाँ पे एक placenta formation आपके यहाँ पे हो जाता है। याद रखना placenta is a very important organ for the developing baby, क्योंकि यहाँ से आपका सारा न्यूट्रिशन ट्रांसफर आपका यहाँ पे किया जाएगा, जो भी नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करनी है वो बेबी को आपके प्लेसेंटा के थ्रू ही आप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट्स वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद। दूसरी चीज याद रखना यहाँ पे कि प्लेसेंटा के थ्रू आप इवन अपना यहाँ पे यू आर ऑल्सो डूइंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो CO2 जो बेबी के पास है वो वहां से निकल के आएगा मदर के ब्लड के अंदर वाया प्लेसेंटा, और जो O2 आपको सेंड करना है फीटस तक वो मदर के ब्लड से बेबी तक जाता है या फीटस तक जाता है वाया प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा के बारे में ये बात भी याद रखना दैट इट विल ऑल्सो प्ले अ रोल इन द गैसियस एक्सचेंज। तीसरी चीज, प्लेसेंटा इज ऑल्सो नोन फॉर द एक्सक्रीशन। प्लेसेंटा इज ऑल्सो बीन नोन फॉर द एक्सक्रीशन। सो याद रखना हमने यहाँ पे मेंशन किया था, इट इज नोन फॉर द नरिशमेंट, ये आपका जहां जाता है आपके यहाँ पे नरिशमेंट के लिए, इट इज नोन फॉर द रेस्पिरेशन, राइट। सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट आपके यहाँ पे हो जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल आल्सो फाइंड यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन भी किया जाता है। एक्सक्रीशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, दैट जो भी फीटस के साइड पे आपका वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होगा, दैट वेस्ट प्रोडक्ट हैज टू बी थ्रोन आउट, उसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है। तो वो वाया प्लेसेंटा आप पहले भेजोगे मदर के साइड पे, एंड देन वहां से इट विल सेंड आउटसाइड द बॉडी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, नरिशमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन यहाँ पे प्लेसेंटा आपको करके देगा। उसके साथ साथ इट विल हैव अ एंडोक्राइन रोल। कई सारे हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, नंबर ऑफ हार्मोन्स प्लेसेंटा, तो कई सारे आपके हार्मोन्स यहाँ पे आपके रिलीज किए जाएंगे। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने ये सब देख लिया था, वी हैव सीन द रूल्स ओवर हियर ऑफ द प्लेसेंटा, राइट। हार्मोन्स याद रखना सब लोग यहाँ पे, हार्मोन्स यहाँ पे HCG, HPL, CRH, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन्स आपके आ रहे हैं प्लेसेंटा में से। बाद में एक बार फिर हम इनके रोल रिवाइज करेंगे कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, दैट कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस इज द प्लेसेंटा। कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस इज द प्लेसेंटा। अगर आपसे कोई पूछता है कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड द फीटस, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछता है कनेक्शन बिटवीन द, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द फीटस, कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड प्लेसेंटा, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा आपके यहाँ पे क्या होगा, तो उसका आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा फिर? सर बोलिए बोलिए, क्या बनेगा? So connection between the placenta and the fetus is going to be called as my umbilical cord. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a umbilical cord. सर बताइए बेटा बताइए, बोलिए मंताशा बोलिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अच्छा बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी या नहीं दिख रही? सर दिख रही है। बेटा एक बार आप लॉग इन करके लॉग आउट करके वापस ट्राई करना, बिकॉज आई थिंक काफी लोगों को यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन।
देखो मैं यहाँ पे हट बना रहा हूँ छोटा सा, it's visible, so just try to log out and log in again, you should be able to see the screen. ठीक है, सो फीटस प्लेसेंटा के बीच में ऐड रखना, तो कनेक्शन आपको यहाँ पे जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे यहाँ पे अम्बाइकल कॉर्ड। ये वही अम्बाइकल कॉर्ड होता है जो बेसिकली आप कट करते हो आफ्टर द लाइक ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यू हैव टू कट दैट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। बाकी हार्मोन्स हमने यहाँ पे देखे थे, इन हार्मोन्स का रोल क्या होता है, दैट इज आल्सो समथिंग वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी समथिंग। मिसबा गुड इवनिंग। मिसबा लेट हो गए आप। मिसबा आवाज आ रही है आपको हमारी? यस सर। हाँ जी बेटा, टाइम पे आया करो, टाइम पे, ठीक है। तो क्लास की लिंक शेयर नहीं करी थी सर। अच्छा ओके गॉट इट, राइट, आपको अलग से लिंक मिलती है, राइट राइट राइट, फ्रॉम दिस सर। अच्छा ऐसा हो तो मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दिया करो कभी, ठीक है। सो आई कैन शेयर द सेपरेट लिंक विद यू, राइट गॉट इट। आपको वो इशू आता है ना ज्वाइन करने में, ठीक है। सो these are the hormones we have seen, number of hormones are coming over here, they are playing the role in the pregnancy. So relaxin भी आपका यहाँ पे आ रहा है, HPL आ रहा है, HCG आ रहा है, and then we have estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, ये भी आपके हार्मोन आएंगे which actually डेवलपमेंट के लिए, फीटस के डेवलपमेंट के लिए, मदर के डेवलपमेंट के लिए, they are going to help you out, right? These hormones are essential for supporting the fetal growth and metabolic changes in the mother and maintenance of the pregnancy. तो इन सब के लिए सारे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। okay? Now, so this is something we have discussed already. So अब हम आज बात करेंगे about the embryonic development and the parturition. So आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा to understand the embryonic development. अब जब भी आप बात करते हो embryonic development के बारे में, so let's understand few things over here. Immediate after implantation, the inner cell mass differentiated into outer layer called as the ectoderm, inner layer called as the endoderm. तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो गया, राइट, जैसे आपको यहाँ पे इम्प्लांटेशन आपके यहाँ पे हो जाता है, अगर आपको याद हो तो वी हैव डन वन थिंग इन दिस, हमने एक चीज यहाँ पे देखी थी कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, लेक्चर सर, लेक्चर जी, हम्म हम्म, वापस बोलिएगा। हाँ नहीं आगे चल रहा है, इनका आगे चल रहा है, इनका आगे चल रहा है, साउथ इंडिया का आगे चल रहा है थोड़ा। हाँ हाँ ओके, नहीं इनका आगे चल रहा है सर, इनका आगे चल रहा है, काफी आगे। हम्म ठीक है, आप देख लीजिए सर अपने एंड पे, या so what will be happening over here is, so you have to understand over here what is going to be the embryonic development which will be happening in this, right? अब देखो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं हमारा ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, मैंने डिस्कस अबाउट द ब्लास्टोसिस्ट, जब आप बात करते हो अपने ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, जब आप यहाँ पे जिक्र करते हो, then what will be happening over here that you will have blastocyst will have outer layer। किसको याद है आउटर लेयर का नाम क्या होता था यहाँ पे, what was the outer layer called as? ट्रिप्लोब्लास्ट। नहीं, आउटर लेयर, आउटर लेयर, ब्लास्टोसिस्ट के आउटर लेयर को हम क्या बोलते थे, टी से चालू होता था टर्म, टी से, ट्रिप्लोब्लास्ट। trophoblast, right, so outer layer was called as my trophoblast, right? so ये था हमारे यहाँ पे trophoblast। so that was going to be called as the trophoblast, ठीक है। सो ट्रोब्लास्ट आपको मिलता है एज आउटर लेयर ओवर हियर, और अंदर अगर आपको याद हो तो यूज्ड टू हैव समथिंग लाइक द इनर सेल मास। आपका पूरे जो ब्लास्टोमेर आपके हुआ करते थे वो सारे आपके एक कॉर्नर पे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, एंड एक कॉर्नर पे आने के बाद उनके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज द इनर सेल मास। यू आर गोइंग टू कॉल देम एज द इनर सेल मास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज इनर सेल मास, राइट। एंड देन यू हैव अ कैविटी ओवर हियर, then you have a cavity over here, and that cavity over here is called as your blastocell। जो cavity आपके यहाँ पे होती है, that cavity over here is called as your blastocell, something we have already done this, right? अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी कि एक बार आपका यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, उसके बाद आपका जो इनर सेल मास होगा, इनर सेल मास के अंदर ही आपकी जर्म लेयर बनना चालू करेंगे। इनर सेल मास जो आपका यहाँ पे, जो ग्रुप ऑफ सेल है आपका यहाँ पे, आप जानते हो कि इसमें से आपका एम्ब्रियो बनता है, यू नो दैट, आपको यही बताया गया है कि इसमें से आपका जनरली आपका फिर यहाँ से आपका एम्ब्रियो बनेगा। सो फ्रॉम हियर ओनली यू विल फाइंड एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड।
तो इनिशियली क्या होता है, आपका जो इनर सेल मास यहाँ पे आपको मिलेगा, इसके अंदर आपको जर्म लेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो दिस इनर सेल मास विल हैव द जर्म लेयर्स. सो यहाँ पे आपको जर्म लेयर्स आपको मिल जाते हैं. सो इनर सेल मास विल बी हैविंग दिस जर्म लेयर्स. जर्म लेयर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होता है. सो जर्म लेयर फॉर्मेशन यहाँ पे होगा. अब जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जर्म लेयर फॉर्मेशन आपका होगा, सो दैट मींस व्हाट, यहाँ पे 3 लेयर आपकी बनाई जाती है. 3 लेयर्स आर गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, और 3 लेयर आपके यहाँ पे जो होती है वो होती है आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. से याद रखना, इनर सेल मास के अंदर ही आप यहाँ पे 3 लेयर आप यहाँ पे बनाओगे पहले, एंड दोस 3 लेयर्स आर कॉल्ड एज माय जर्म लेयर्स. एंड दिस 3 लेयर्स का नाम यहाँ पे क्या होता है आपका, जो आपने पढ़ा होगा आपके लोअर क्लासेस के अंदर. यू हैव अ एक्टोडर्म, यू हैव अ मेसोडर्म, एंड देन यू हैव अ एंडोडर्म. ये 3 लेयर आपकी यहाँ पे बनाई जाती है. तो आपको याद रखना है कि ये सब आपके इनर सेल मास के साथ ही यहाँ पे हो रहा है. और जैसे ही आपके यहाँ पे 3 लेयर बन गई, आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपका गैस्ट्रुलेशन आपका प्रोसेस आपका हो चुका है. सो गैस्ट्रुलेशन बेसिकली मींस फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर. सो ये बात भी आप यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे याद रख लो कि गैस्ट्रुलेशन इज नथिंग बट माय फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स. सो अगर आपके सामने टर्म आता है ना, गैस्ट्रुलेशन, टू गेट अ टर्म लाइक अ गैस्ट्रुलेशन, सो दैट सिंपली मींस फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर. Formation of germ layer. ये चीज आपको यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे जर्म लेयर फॉर्मेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो इतनी बात पहले आप अपने दिमाग में बिठा लो कि ये सब चीज आपको याद रखनी है कि इनर सेल मास से आपका एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के पहले आपको बनेगा आपका यहाँ पे जर्म लेयर बनेंगे आपके यहाँ पे, और जर्म लेयर आपके यहाँ पे होती है 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. पता है आपने वो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, देयर इज अ टर्म लाइक अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, है ना. सो हम लोग हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही है. वी हैव दिस 3 जर्म लेयर्स, राइट, एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर इज नथिंग बट माय गैस्ट्रुलेशन. तो ये आपका इम्प्लांटेशन के बाद ही आपका होगा. तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखो. अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Immediate after implantation, the inner cell mass differentiated into the outer layer called ectoderm and inner layer called my endoderm. ये 2 लेयर पहले आपके यहाँ पे बनेंगे. Okay, so you can see this 2 layer getting formed over here. A mesoderm soon appears between the ectoderm and mesoderm. So बाद में आपकी mesoderm भी आपके यहाँ पे आ जाती है. Later on, mesoderm will also come between the ectoderm and the endoderm, right? अब यहाँ पे आप एक चीज याद रख लो, ये जो 3 लेयर मेरे यहाँ पे वो जनरली क्या बनाती है. इन 3 जो लेयर है ना आपकी, इसमें से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा. यहाँ से पूरी बॉडी बनाई जाएगी आपके एम्ब्रियो की. So याद रखना है यहाँ पे when you have this 3 germ layer, so you have over here something like ectoderm, right? So जब आपका यहाँ पे ectoderm आपका यहाँ पे होगा ना, so याद रखना ectoderm बनाता क्या है. जनरली ectoderm में से क्या क्या बन सकता है. अब बहुत चीजें बन सकती है, आपको सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी है. Like ectoderm is known for formation of the skin. It is known for the formation of the nervous system. पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टोडर्म से बनाया जाता है. मतलब न्यूरॉन्स हो गए, ब्रेन हो गए, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सब कुछ आपका एक्टोडर्म से ही बनेगा. देन यू हैव वन मोर लेयर, वन मोर थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स अ लेंस ऑफ द आई. लेंस ऑफ आई, राइट. ये आपने एक चीज सुनी होगी आपकी आइरिस. जो आइरिस होता है ना आपके आई के अंदर, मस्कुलर स्ट्रक्चर आपका होता है आइरिस, राइट, आइरिस ऑफ आई. ये भी बनाया जाता है बाय द एक्टोडर्म. सो एक्टोडर्म के बारे में आप ये 3 चीजें याद रख लेना, स्किन फॉर्मेशन, नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन एंड लेंस ऑफ द आई एंड द आइरिस ऑफ द आई इज फॉर्म्ड बाय द एक्टोडर्म. तो इतनी बात आपको एक्टोडर्म के बारे में आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज द आउटर लेयर जो आपके बॉडी के अंदर ये सारी चीजें आपकी बनाएगी. इससे ज्यादा चीजें बनाई जाती है, बट आपको ये 3 याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे याद नहीं रख सकते इसलिए. देन यू हैव द मेसोडर्म. देन सेकंड लेयर जो मेरी यहाँ पे आएगी एक्टोडर्म और मेसोडर्म एंडोडर्म के बीच में, वो मेरी यहाँ पे होगी मेसोडर्म. देन आई विल हैव अ लेयर व्हिच इज गोइंग टू बी द मेसोडर्म. अब मेसोडर्म जो आपके यहाँ पे लेयर होता है, मेसोडर्म जो आपके यहाँ पे लेयर होगा, याद रखना, इट इज गोइंग टू फॉर्म समथिंग लाइक योर हार्ट, राइट. It can form all the types of muscles, so all muscles formation will be happening because of it. So all muscles are being formed because of it. I can even say all the connective tissue, all connective tissue. इसमें आपका सब कुछ आ रहा है आपका. इसमें आपका आ रहा है बोन भी आ रहा है, बोन फॉर्मेशन आपका हो गया, कार्टिलेज फॉर्मेशन आपका हो गया, राइट. इवन आपका हो गया योर ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, एवरीथिंग
will be formed by the mesoderm. So mesoderm आपको यहाँ पे काफी चीजें आपको बना के दे रहा है, आपके यहाँ पे हार्ट, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एवरीथिंग इज फॉर्म बाय द मेसोडर्म। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेसोडर्म आपको यहाँ पे क्या बना के दे रहा है, राइट। और भी चीजें होती है बट आपको इतना याद रखना है। देन यू हैव द थर्ड थिंग आपके यहाँ पे द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज गोइंग टू बी द एंडोडर्म। एंडोडर्म के बारे में मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक टर्म याद रखिए, एक चीज याद रखिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी जीआई ट्रैक्ट। एंडोडर्म बना के देगा आपको आपका यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट। जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये जीआई ट्रैक्ट बनाने में मदद करता है। जीआई ट्रैक्ट का मतलब ये होता है आपका इंटेस्टाइन, माउथ से लेके आपके एनस तक, जिसमें आपका सब कुछ आएगा। माउथ, इसोफेगस, फेरिंग्स, you will have your stomach, small intestine, large intestine, your this particular rectum, everything will become part of my GI tract. तो आपका पूरा जो intestine होता है आपका फूड का, वो आपका एंडोडर्म आपको बना के देगा। सो एंडोडर्म इज नोन फॉर माय फॉर्मेशन ऑफ अ जीआई ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको ये जो चोजन चीज आपको जो बताई है ना, वो आपको याद इसलिए रखनी बिकॉज क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड ही आपके आएंगे, राइट। दिस आर द मेजर थिंग व्हिच हैव बीन फॉर्म, और आपको इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में, ठीक है। याद रहेगा इतना आप लोगों को। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, चलिए ठीक है। So now let's move ahead and let's see something else. Now, 3 layers give rise to all the tissues. ये सारे आपके tissues को यहाँ पे आपको बता के देगा. So all the tissues have been formed by these 3 layers, right? Ectoderm, mesoderm and endoderm. ये पूरी आपके body के सारे layers आपको यहाँ पे बना के देगी. Now, inner cell mass contains certain cells called as the stem cells. Inner cell mass जो होता है उसके अंदर आपको कुछ cells मिलते हैं, and those cells over here are called as the stem cells. उनको हम बोलेंगे यहाँ पे the stem cells, which have a potency to give rise to all the tissues and organ. जिसके अंदर पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स। याद रखना, इनर सेल मास के अंदर कुछ जो सेल्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं स्टेम सेल, और ये हर एक चीज बना सकते हैं। दे हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म एवरीथिंग। सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखते हैं, दे क्या हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म एवरीथिंग। सो दैट इज योर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कॉलोनी, और इसमें से आप कुछ भी बना सकते हो, ओके। सो मसल बना सकते हो, स्किन बना सकते हो, नर्व बना सकते हो, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। सो ये तो हमने हमारी चीज हमने यहाँ पे समझ ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो आपकी कैसे आपकी चीजें वहां पे बनती है। देखिए एम्ब्रियो के अंदर हाउ डज द थिंग्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, और मैं कहूंगा कि क्या क्या चीज आपको बनते हुए दिखेगी कितने टाइम के बाद। सो व्हेन वी सी द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब मैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करता हूं तो याद रखना कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होने के 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ आपको मिलेगा देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ हार्ट। आफ्टर 1 मंथ देयर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ हार्ट। जैसे आपका 1 मंथ यहाँ पे करो, देयर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। सो 1 महीने के बाद हार्ट बीट्स आपको वहां पे क्लियर कट सुनाई देने लगती है आपके एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। सो आफ्टर 1 मंथ फॉर्मेशन ऑफ हार्ट इज वेरी क्लियरली सीन, ओके। आफ्टर 2 months, or by the end of 2 months, all the limbs and digits have been formed. 2 महीने के बाद what we will get to see, all the limbs मतलब हाथ और पैर, ठीक है। all the limbs and digits are formed. सारे लिम्स और सारे डिजिट्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे, राइट। सारे हाथ और सारे पैर के डिजिट्स आपको यहाँ पे दिखने लगते हैं। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड आफ्टर हैविंग द 2 months. सो 2 मंथ के डेवलपमेंट के बाद आपको इतनी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। आफ्टर 3 months को इवन कह सकते हैं एज आफ्टर 12 weeks। कई बार आपके एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा होगा 3 महीने लिखा होगा आफ्टर 12 weeks, दैट्स द सेम थिंग। 12 weeks बोलो या 3 month बोलो, आपका सेम चीज होता है। आफ्टर 12 weeks दैट मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हर 3 महीने को हम बोलते हैं एक ट्राइमेस्टर। हर 3 महीने को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिंगल ट्राइमेस्टर। सो आफ्टर 12 weeks मतलब आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेजर ऑर्गन्स हैव बीन फॉर्म्ड। मेजर ऑर्गन्स आपके बन चुके होते हैं। सो यू विल फाइंड मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। तो 3 महीने के बाद याद रखना आपके मेजर ऑर्गन्स यहाँ पे आपके बन चुके हैं। तो 1 महीने बाद आपका हार्ट बन जाता है, 2 महीने के बाद डिजिट्स और लिम्स आपके यहाँ पे रेडी हो जाते हैं, एंड आफ्टर 12 weeks यू विल फाइंड, या 3 महीने के बाद यू विल फाइंड मेजर ऑर्गन्स हैव बीन फॉर्म्ड ओवर देयर। उतने आपके यहाँ पे बन के आपके रेडी हो जाएंगे। इतनी चीज आप यहाँ पे होते हुए देखते हो,
अब एक और चीज याद रखना कि ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर 5 मंथ्स। अगर हम बात करें कि क्या होता है आफ्टर 5 मंथ्स, सो आफ्टर 5 months you will find for the first time hair on the body can be seen. First time hair on the body can be seen. So first time hair is observed, hair is seen. So body के ऊपर पहली बार hair देखने के लिए आपको मिलेगा। बेसिकली हेड के ऊपर आपको पहली बार hair देखने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, that movement will be seen first time. First movement will be observed, movement will be seen first time. So movement of the baby, of fetus can be observed. तो आफ्टर 5 months you will see that वो जो मूवमेंट हो रहा है बेबी का, which something is very particularly seen in the human females, वो आपको क्लियर कट आपको यहाँ पे देखने लगेगा। सो जो मूवमेंट बॉडी का हो रहा होता है, सो पुशिंग जो कर रहा होता है बेबी, लाइक जो भी मूवमेंट कर रहा होता है, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर 5 months. सो 5 month के बाद आप यहाँ पे आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। आफ्टर 6 months यू विल फाइंड कि आई लैशेस बन जाते हैं, काफी प्रोमिनेंट आपको हेयर्स वहां पे दिख जाएंगे। तो 6 महीने मतलब लगभग 24 हफ्ते बाद, आफ्टर 24 weeks आई लैशेस आपको दिखेंगे वहां पे, हेयर काफी अच्छे आ जाते हैं बॉडी के ऊपर। एंड बाय द एंड ऑफ द 9 month, 9 महीने तक आपका पूरा एम्ब्रियो आपका पे डेवलप हो जाता है। द फीटस इज कंप्लीटली डेवलप फॉर द डिलीवरी के लिए। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो आफ्टर 1 month हार्ट फॉर्मेशन, आफ्टर 2 months लिम्स एंड डिजिट्स आर बीन फॉर्म। आपके 3 महीने के बाद या 12 हफ्तों के बाद आपके मेजर ऑर्गन्स आपके बन चुके होते हैं। आफ्टर 5th month, or I would say by the end of the 5th month, right, you will find कि first time the hair is been observed, या मैं ये भी कह सकता हूँ during the 5th month, मैं भी कहता हूँ during the 5th month you will find the hair is been observed and the fetus will start showing the movement. fetus यहाँ पे movement शो करना यहाँ पे चल गया। So during the 5th month this will be observed. That is something we'll get to see in this. ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Let's have a look quickly over here. So you have a pregnancy will last for 9 months. ये होता है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए अलग होता है। सो डॉग्स के लिए होगा, कैट के लिए अलग होगा, एलिफेंट के लिए अलग होगा। एलिफेंट का जो होता है गैस्ट्रेशन पीरियड, ये जो है ना आपके 9 महीने का जो प्रेगनेंसी पीरियड जो आप होता है, ये इसको हम इवन कहते हैं एज अ गैस्ट्रेशन पीरियड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गैस्ट्रेशन पीरियड। ये टर्म याद रख लो, इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रेशन पीरियड। सो याद रखना आप यहाँ पे कि गैस्ट्रेशन पीरियड का मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द एम्ब्रियो इन द मदर्स बॉडी। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन से लेके चाइल्ड बर्थ तक जो टाइम पीरियड आपका होता है, दैट इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रेशन पीरियड, राइट। एंड ह्यूमंस के अंदर ये आपका रहेगा 9 months का। सबसे लंबा गैस्ट्रेशन पीरियड पता है किसका होता है? एनीवन नोज दैट? सबसे लंबा गैस्ट्रेशन पीरियड किसका होता होगा? सबसे लंबा गैस्ट्रेशन पीरियड इज गोइंग टू बी फॉर माय एलिफेंट्स। एलिफेंट्स का रहता है अराउंड 22 months का, दैट मींस ऑलमोस्ट 2 years, राइट। कैट का रहता है अराउंड 64 days का। डॉग का मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट कैट का काफी कम टाइम का रहता है, ओनली फॉर 64 days। सो ये याद रखना, व्हाट इज माय गैस्ट्रेशन पीरियड? इट्स अ टाइम स्पेंट बाय द एम्ब्रियो विद इन द मदर्स बॉडी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट्स 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। सो गैस्ट्रेशन पीरियड आपके यहाँ पे जो रहेगा वो आपका रहेगा 9 months का। आफ्टर 1 month द हार्ट इज फॉर्म, जो मैंने आपको मेंशन किया था, आफ्टर 1 month द हार्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड, राइट। तो हार्ट का डेवलपमेंट आपको 1 महीने बाद आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा। The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through stethoscope. तो stethoscope यूज करके आप हार्ट के साउंड को आप काफी क्लियरली आप यहाँ पे आप सुन सकते हो, right? Then by the end of 2 months you will have a fetus develops limbs and digit. So 2 महीने के बाद limbs और digit आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। So you'll have a development of the limbs and the digit will be happening by the end of the 2 months. So ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपको क्लियर कट देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। Then by the end of the 12 weeks, मतलब 3 महीने के बाद मेजर ऑर्गन्स आप यहाँ पे डेवलप हो चुके होते हैं। ऑल द मेजर ऑर्गन्स आर बीन डेवलप बाय द एंड ऑफ द 3 months, या 12 हफ्तों के बाद मेजर ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग आल्सो यू विल फाइंड ओवर हियर। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month। तो आपके जो पहला आपका जो मूवमेंट आपका होता है फीटस का, और जो हेड आपके ऊपर आपको जो हेयर मिलेंगे देखने के लिए, दैट इज सीन ड्यूरिंग द 5th month। तो जो मैंने आपको मेंशन किया था वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी यहाँ पे, 6 month के बाद क्या दिखेगा मुझे यहाँ पे फीटस के अंदर? व्हाट आई विल फाइंड इन द 6 month? आफ्टर 6 month, 6 महीने के बाद क्या देखने के लिए मिलेगा फीटस के ऊपर मुझे? Hair.
हेयर तो प्रोमिनेंट मिलेंगे आपको देखने के लिए, हेयर विल बी सीन वेरी प्रोमिनेंटली, उसके साथ साथ यू विल फाइंड आई लैशेज एंड आईब्रोज कैन बी सीन ओवर देयर। हेयर तो आपको प्रोमिनेंटली आपको मिलेगा ही वहां पे देखने के लिए, बट उसके साथ यू विल हैव द आई लैशेज एंड आईब्रोज कैन बी आल्सो क्लियरली सीन। ये तो 5th मंथ की कहानी है कि फीटस का मूवमेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, बट 6th मंथ में आ रहा था आफ्टर 24 वीक्स, एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड बाय अ फाइन हेयर। तो बॉडी के ऊपर आपको हेयर अब काफी क्लियरली, काफी अच्छे से आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएंगे। Along with that, you will have the eyelids will be seen and eyelashes can be also been seen over there. तो इतनी कहानी आपको याद रखनी है, this is something you have to know about the embryo development. तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यही आपको याद रखना है, because you will find question coming from them. By the end of the 9 month of the pregnancy, the fetus is fully developed and ready for delivery. So 9 months के बाद fetus आपके यहाँ पे पूरे तरीके से डेवलप है for the possible year of delivery, right? So this is something you have to know. अब इसका आंसर आप फटाफट बोलिए अनम्यूट करके, ताकि हम लोग आगे बढ़े। Which hormone is released by the placenta? Question number 1. आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनम्यूट करके वैसे ही बता दो, which hormone is released by, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, यूएससी रीडिंग योर हैंड ओनली, ठीक है। हाँ जी चलिए, हैंड रेज करके बता दीजिए, चलो कोई बात नहीं। बताइए मिसबा, क्या होगा इसका आंसर? HCG। बस यही आ रहा है प्लेसेंटा से? No sir, all of this. All of these, all of these, all the hormones will come from the placenta. HPL, HCG, estrogen, ये सारे के सारे हार्मोन आपके प्लेसेंटा से आपके यहाँ पे आ जाएंगे। Then hormone released during the pregnancy helps in, हार्मोन जो आपके रिलीज किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये किस में हेल्प करते हैं? ऑप्शन है आपके यहाँ पे फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, और ऑल ऑफ दीज। सो बताइए हैंड रेज करके क्या होगा इसका आंसर? बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये सारे इवेंट्स, दिस ऑल इवेंट्स आर बीन हैपनिंग विद द हार्मोन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। Placenta is attached to the embryo through, hand raise करिए, placenta is attached to the embryo through what? बताइए तनिष्क, क्या होगा इसका आंसर? राइट, ऑप्शन इज रेडी करेक्ट आंसर। अम्बाइकल कॉर्ड आपका वो कॉर्ड है जिसके थ्रू द प्लेसेंटा विल बी अटैच्ड टू द एम्ब्रियो, राइट। गायत्री, आवाज आ रही है आपको हमारी? गायत्री, गायत्री आई फॉरगॉट आई हैव टू टीच इन इंग्लिश। In previous class, I watched only half videos so that I व्हाट आर यू सेइंग? unable to. या टेल मी अगेन। अरे आई फॉरगॉट गायत्री दैट। So in previous class, I watched only half videos so that I was unable to answer the questions. अच्छा अच्छा, यू ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट गायत्री, नो इश्यूज। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर एंड नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट? आई कैन नॉट टेक एनी रीजंस राइट नाउ। Limbs and organs of the fetus develop after, limbs and organ of the fetus develop, limbs और organ आपको कब देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं? So limbs आपको यहाँ पे कब देखने के लिए आपको मिल जाएंगे? बताइए गायत्री, tell us when do you find that happening? Second month, option D. Second month we will find the limbs, but limbs will be seen over there, organs won't be seen. Limbs will be seen but organs won't be seen over there, so that cannot be answer. You are very close but not the correct answer. Tell us तनिष्क, कौन सा होगा फिर इसके अंदर? After third month. After third month, बिल्कुल सी बात है। So Gayatri, you have to know that limbs will be seen, that's true, limbs will be seen after the second month, but the major organs will be seen after the third month only. So after third month everything will be formed over there. Stem cells are present in, tell us Mantasha, stem cells are present where? Sorry Misbah. Option B. Right, in the cell mass will be having all the stem cells, right? And using these cells you can form actually anything, you can actually form anything over here, right? Now let's talk about the parturition. So parturition की बात यहाँ पे करते हैं। Basically क्या है? It is a event of childbirth. Right after 9 months of gestation period, the baby will be expelled out of the body. Baby will be expelled out. The newly born fetus will be expelled out of the body, and that is called as a parturition. So that is nothing but a process of the childbirth which will be happening after the 9 months. उसको हम कहते हैं parturition। अब वो कैसे होता है? Because of the vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy. Right, that causes the expulsion or delivery of the fetus. So vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy will lead to the childbirth. That is the parturition. Okay, तो अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं सही तरीके से। So यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, because this is a very important topic. इसमें से क्वेश्चन भी आता है और इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी है। So let's pay attention over here. See, now when we discuss the parturition, so just wait a minute.
So when we discuss parturition, the first thing you have to understand, when does it start? When does the parturition start? So as soon as you are closer to the delivery, right? When it comes to the 9th month, right? Then only this process of parturition is going to initiate. Okay, at a very close time for delivery, you will find that will be happening. Now, first thing you have to know, the signal for parturition will come from two locations. Signal for parturition will come from two locations. First, signal comes from the fetus. So fetus is the first thing. Fetus is the embryo, the fully developed embryo is going to release the signal. And the second signal is going to come from placenta. Or I could rather say, placenta and fetus are going to give you the first signal for parturition. So placenta and fetus are the first structures जहां से signal आता है कि parturition अब करना है, अब childbirth करना है, right? So when they give this signal, so this signal coming from the fetus and the placenta, this signal is called as my fetal ejection reflex. Fetal ejection reflex. Right? So the first signal which will come from the fetus and the placenta, that signal is called as my fetal ejection reflex. So when someone asks you what is a fetal ejection reflex, then they have to tell them, आपको उन्हें बताना है, the signal coming from the fetus and the placenta during the parturition, that is called as a fetal ejection reflex. अब ये जब signal आता है, when the signal is being sent, when they are going to release the signal, now what this signal does, when they are going to release the signal, then what this signal actually do? So this signal actually, the signal आपको यहाँ से आ रहा है, right? जो मैसेज यहाँ से आ रहा है, the message coming from the fetus and placenta, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे as a fetal ejection reflex, this will go and tell the uterus to have a mild contraction. So because of that, what will happen? You will find there will be mild uterine contraction. Mild uterine contraction will be seen. Mild uterine contraction will be seen over here. So know this thing very carefully, that because of the fetus and the placenta, because they are giving some signal over here, that signal is called as my fetal ejection reflex. That signal will go and tell the uterus to undertake the mild uterine contraction. So what will happen is the uterus will start contracting, but it's a mild contraction. Mild contraction means what? It is not contracting strongly. एकदम हल्का सा वहां पे आपका contraction आप वहां पे चालू हो जाएगा. Now from here you have to understand the story. What will happen from here? अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है? Is this thing clear to all of you? Tanish, Shikha, Misbah and Gayatri, is it clear to you? यहाँ तक? Yes, sir. All right, okay, ठीक है. So अब यहाँ से हम आगे देखते हैं. Now let's try to see what will be happening beyond this. ये हमारे यहाँ पे हो गया, mild uterine contraction यहाँ पे start हो गया. Now this mild uterine contraction will send the signal. This mild uterine contraction will send the signal. It will send the signal to someone. जैसे mild uterine contraction होता है, this will send the signal. This contraction will send a signal to the posterior pituitary. Posterior pituitary. The way you have anterior pituitary, similarly you will also have a posterior pituitary. So this mild uterine contraction will send a signal to the posterior pituitary. And now what will happen? This posterior part will start releasing something known as your one important hormone known as your oxytocin. This will start releasing one hormone called as my oxytocin. Great. So you have to know very clearly that कहाँ से आ रहा है मेरा oxytocin? It is always coming from the posterior part of pituitary gland. So you will find posterior pituitary will start releasing the oxytocin. ठीक है, इतनी कहानी पहले आप याद रखो. That जैसे ही mild uterine contraction start हुआ, it will give the signal to the posterior part of the pituitary gland, and that will start releasing the oxytocin. Now again, I want to tell you this thing very clearly, that where the pituitary gland is located, इसको लेके काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं. So brain के अंदर you have this gland which is called as my pituitary gland. So brain के अंदर you have this gland which is called as the pituitary gland. Okay, so assume that this is the pituitary gland.
Now this gland will have two parts. This gland will have two regions. One region over here is called as my anterior pituitary, and other region over here is called as my posterior pituitary. Okay, so you have an anterior part and you have a posterior part. Now if you remember, अगर आप थोड़ा याद करो, अगर अपने पास्ट में जाते हो, एक दो क्लास पुरानी अगर आप बात याद रखते हो, then anterior part से क्या रिलीज हो रहा था? We were releasing something like your LH, FSH, ये सब आ रहा था ना वहां से. I hope you remember this thing. LH, FSH is something which is coming from the anterior part, right? From the posterior part, now you have to know what has been coming from the posterior part. So posterior part से याद रखना, we are discussing oxytocin, आपका यहाँ से आएगा. So posterior part is the one which will be releasing the oxytocin. तनिष्क आ गया आपका ऑक्सीटोसिन, आप जो बता रहे थे कुछ टाइम पहले. This is coming from here. Okay, so that will be coming from the pituitary gland, from the mother's के head से, वो भी please याद रखना, not from the fetal side. This coming from the mother's के like brain में जो आपका pituitary gland है, वहां से आपका ऑक्सीटोसिन आपका यहाँ पे आएगा. Now this oxytocin is something which is coming after the mild uterine contraction. We have seen that after mild uterine contraction it is coming over here. So देखो यहाँ पे मैं अब mention करता हूँ. So assume that यहाँ पे आपका mild uterine contraction आपका हुआ, तो oxytocin आपका यहाँ पे आया. So now what will happen? This oxytocin will go and tell the uterus to undertake more severe contraction. So now what will happen? ये जो oxytocin आपके यहाँ पे आया, this will go and tell the uterus to undertake more vigorous contraction, or to initiate or to promote the contraction. So this oxytocin is going to promote the uterine wall contraction. This is going to promote uterine wall contraction. Uterine wall contraction. So uterine wall contraction आपके यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा by my oxytocin. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे यूट्रस की तरफ जाके बोलेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, so what will happen? The uterus will start contracting. So uterus will start contracting. Now as the uterus start contracting, so now you have to know that it will again send the signal to the posterior part to release more amount of oxytocin. तो ये आपका यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे बन गया कि जितना यूट्रस को आप जाके बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उतना ही यूट्रस वापस आके बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन. So the more you tell the uterus to contract, the more uterus will send the signal to the pituitary gland or the posterior pituitary gland to release more amount of oxytocin. So what will happen because of that? More oxytocin will get released. Because of that, what will happen? More amount of oxytocin will get released. अब जितना ऑक्सीटोसिन यहाँ पे आएगा, उतना ज्यादा आप वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करा पाओगे. So more oxytocin will come, more it will go and tell the uterus to contract. Right? So now what will happen? It will lead to more contraction. This will lead to more contraction. So this is something which will be happening over here, and that is why you have to very carefully remember कि आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन ही आपके यहाँ पे यूट्रिन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे कराएगा. And because of the uterine wall contraction, basically the baby is going to push out because of the vigorous contraction, will be pushed out outside the body. So this is something you have to know कि यहाँ पे कनेक्शन आपका फॉर्म हो रहा है कि जितना यूट्रिन वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ही सिग्नल जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, एंड उतना ही ज्यादा आपका ऑक्सीटोसिन आपके यहाँ पे रिलीज किया जाएगा. मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन विल कम. More the oxytocin, more the uterine wall contraction. This should be very clear to all of you, that more the amount of oxytocin will come in the blood, more the amount of uterine wall contraction will be seen happening over here. So that should be crystal clear to you कि आप इस तरीके से आप ये काम करता है. Because याद रखना कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड ही आएंगे. They will simply ask you which hormone will play the role in uterine wall contraction. The answer is my oxytocin, right? They will ask you from where the signal is coming. The first signal for parturition वो कहाँ से आ रहा है? Then आपका आंसर यहाँ पे होगा it is coming from the fetus and the placenta. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो fetal ejection reflex. That is going to give the first signal, and because of the first signal, the mild uterine contraction can be observed. And because of the mild uterine contraction, what will happen? This will give the signal to the posterior part of the pituitary gland, and फिर वहां से oxytocin आपका आता है, and then oxytocin is going to trigger your more vigorous uterine wall contraction. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो कई बार ऐसा होता है that doctor induce करता है इंजेक्शन के थ्रू ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा बॉडी के अंदर, so that some kind of contraction should happen over there, right? Some contraction should be happening over there. That's why he's going to induce the contraction by releasing the oxytocin. इंजेक्शन के थ्रू भी किया जाता है, right? तो ये बात, that is the main component you have to know. Once you have a vigorous contraction,
then the last thing which will be happening is going to be the expulsion of the baby, right? Once you have a vigorous contraction, once there's going to be a vigorous contraction, after that, the last thing which will be seen over there is going to be the expulsion of the offspring. Expulsion of or fully developed fetus will get expelled out. Right, now understand one thing, this event of uterine wall contraction will take number of hours. It depends on case to case. So you generally like it will start and it can take around like it might take around like 40 minutes or it might go for more like amount of time like 4 hour, 5 hour, 10 hours के लिए भी आपका जा सकता है ये vigorous contraction वाला part. Okay, so that is something you have to know and that will ultimately lead to the expulsion of the baby. So इतनी information आपको यहाँ पे clearly आपको याद रखनी है. पहला सिग्नल कहाँ से आ रहा है एंड उसके बाद ऑक्सीटोसिन आपका कैसे यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है ये आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखना है. ठीक है, so this should be clear to all of you. So I hope this is clear to all of you. Gayatri, Tanisha, Gayatri, Shikha, Tanishk and Misbah. I hope it's clear to all of you. ठीक है. Now, once you are done with this, after that you will be finding the process of delivery of the fetus is called as a parturition. Something we already know that, right? Now let's see. So this is what you are finding happening over there, that the uterine wall is getting contracted and the baby is going to push out. So this all happens with the uterine wall contraction. Okay. Head first, हमेशा आपका यहाँ पे case रहेगा. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Neuroendocrine means because you are involved after you have a hormones are getting involved. That's why it has been mentioned. It has been complex event of your neuroendocrine mechanism. So the signal of parturition originates from the fully developed fetus. It comes from the fully developed fetus and the placenta. It comes from the fully developed fetus and the placenta, which induces the mild uterine contraction, which is called as my fetal ejection reflex. It's called as a fetal ejection reflex, right? So ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. So now you have this fetal ejection reflex. The baby is going to be ready. Now let's next step. This triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary. This triggers as soon as you have a mild uterine contraction. Because of the mild uterine contraction, what will happen? The oxytocin will get released from the maternal pituitary. वहां से आपका oxytocin आपके यहाँ पे release कर दिया जाएगा. Maternal मतलब mother के side का. Then क्या होगा? Then let's see what will be happening. That's my pituitary gland. That's a posterior pituitary से आपको ये आएगा oxytocin. And now what will happen? Oxytocin will act on the uterine muscle, causes stronger uterine contraction. It will trigger a stronger uterine contraction, which in turn stimulates, जिसके वजह से in turn you will have a further more secretion of oxytocin. तो ये क्या पे कनेक्शन यहाँ पे बन जाता है, oxytocin आपको यहाँ पे आ रहा है, contraction आपका यहाँ पे हो रहा है, and because of that you will find more vigorous contraction will be seen happening. Right? So the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction. तो इससे क्या होगा आपको यहाँ पे stronger and stronger contraction आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, which will ultimately lead to the expulsion of the baby. This will ultimately trigger the expulsion of the baby, which will be happening over there. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. That is something you will find happen over there. हाँ जी वर्षा, गुड इवनिंग. वर्षा आवाज आ रही है आपको हमारी? Yes, sir. वर्षा कैसे आज आप 8 बजे वाली क्लास के अंदर जनरली आप 5:30 को होते हो ना, सो हाउ कम ओवर हियर? टाइमिंग थोड़ा चेंज करा है. टाइमिंग थोड़ा चेंज किया, ठीक है. सो नाउ यू विल बी सीइंग अस एट 8 PM वाली क्लास इन दिस बैच. अब आप हमें ये बैच में मिलोगे? यस सर. ऑलराइट, ठीक है. आई एम जस्ट कंफर्मिंग दैट. ठीक है. सो वर्षा यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं पुराने बैच से. अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी थोड़ा सा आगे चल रहा है. या आप आई थिंक आप समझ जाओगे, है ना? बट आई थिंक या लाइक यू विल बी एबल टू कवर दिस अप. ओके, सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंडिंग हैपनिंग. बाय द वे वर्षा यहाँ तक समझ आ रहा है जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं? इज दिस क्लियर टू यू अभी तक? ठीक है. So this is what you find happening in the parturition. So parturition में आपके ये events आपको होते हुए आपको मिल जाएंगे. So this should be first of all clear to all of you. So that is the story of parturition. अब इसको हम clear कैसे कर सकते हैं? By looking at the questions. तो lactation को रखते हैं हम साइड में यहाँ पे and let's have a look at the questions right now. एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे and then you tell me whether it's clear to you or not. So जैसे कि हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठा के देखते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए ध्यान से and then raise your hand.
खुद से पढ़िए क्वेश्चन को एंड देन प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर ओवर हियर. Right. Signal from fully developed fetus and placenta leads to parturition, which will require release of what? बताइए गायत्री, what can be the answer over here? Sir, option B. तनिष्क क्या होगा इसका आंसर? Option B. And Misbah? Option B. Right. So oxytocin from the maternal pituitary. That's going to be the correct answer. बहुत बढ़िया. Fetal ejection reflex in human female is induced by. Fetal ejection reflex in the human female is induced by. Tell us, Shika. Tell us इसका आंसर क्या होगा? Fetal ejection reflex in the human female has been induced by whom? Option A. What? Sir, B. मिसबा इसका आंसर? Option B. नहीं अब हो गया. मिसबा tell us what will be the answer over here? Option B. Yes, option B आपको बोलेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. याद रखना, it is going to be option B. ऐसे कैसे आपने ये बोल दिया? How you said A over here? अगर हमने बोला कि जब हम बात करें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में, इट इज कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड द फीटस. प्लीज ये याद रखो, ऐसे मिस्टेक्स करोगे तो नहीं होगा. एंड आप तो भी आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो ना अभी क्या हो रहा है. वी आर गेटिंग 70 मार्क्स आने वाले बच्चे कितने हो गए हमारे अब? 75-80 बच्चों के 70 मार्क्स आए हुए, राइट? सो लाइक यू हैव टू नो एवरीथिंग वेरी क्लियरली. उसमें भी अगर आप ऐसे आंसर करके आओगे तो कैसे होगा फिर? सो यहाँ पे फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, आपका ये जो लोकेशन होता है यहाँ से आपका आता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आपका, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी. यू कैन नॉट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आराम से पढ़िए एंड देन रेज योर हैंड. दे हैव रिटन फ्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड देन रेज योर हैंड एंड टेल मी कि कौन सी चीजें आपके यहाँ पे सही है. बताइए तनिष, क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी तनिष बताइए. Option B. वर्षा आपको क्या लग रहा है? Sir, B. एंड गायत्री? Sir, option B. Right. Causes strong uterine contraction during the parturition is the role of your oxytocin. Simple question, but you have to know those things clearly. Which of these is not an important component in initiation of the parturition in the humans? Which of them is not an important component? So now you have to tell me which of the following is not going to be important component for the starting of the parturition. This might be slightly difficult हो सकता है ये आप play करना, but still try करके देखते हैं. Gayatri, what do you think? You might not be able to get over here. Gayatri, what do you think? Sir, option B. Option B. Okay. तनिष्क आपको क्या लग रहा है? So option B. तनिष्क थोड़ा बता दो ऑप्शन बी आपको क्यों लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके पार्चुरेशन? लैक्टेशन के लिए होता है ना. बहुत बढ़िया, राइट, ट्रू तनिष्क. Prolactin is basically known for the lactation. Prolactin is basically known for formation of milk. तो इसका कोई भी कहीं से भी रिलेशन आपका नहीं बनेगा फॉर द पार्चुरेशन के लिए, राइट? बाकी इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इज समथिंग अगेन हैपनिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा. सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज समथिंग व्हिच एक्चुअली Antibodies creation. हाँ, so basically it is going to ensure that you don't have this immunosuppressive की तरह वो काम करेगा. That's one thing. उसके अलावा it is also going to make the uterine wall possible to pass through your, like it will make uterine wall suitable for the passing of the newly formed baby. So that is something you'll be finding over. So that's why option B मेरा यहाँ पे बनता है as the answer, which is prolactin is not useful by any means. Okay. अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा before taking one more question. एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, then I want to tell you one thing over here. Which of the following hormone is not a secretion of human placenta? इनमें से कौन सा हार्मोन आपका human placenta से नहीं आएगा? Again, it's a very simple answer. You can see अभी आपने जो आंसर किया था वही आपके यहाँ पे आंसर आएगा. So human placenta से जो आपका यहाँ पे हार्मोन नहीं आ रहा, that is again going to be your prolactin. Prolactin आपका human placenta से आपका नहीं आता, ठीक है? कहाँ से आता है? It will come from the anterior part of pituitary gland. This will come from the anterior part of the pituitary gland. So anterior पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज किया जाता है, याद रखना हमेशा.
ओके, सो एंट्री पार्ट से आएगा प्रोलैक्टिन, जिसका काम होता है मिल्क फॉर्मेशन इन द मेमोरी ग्लैंड्स। ये आंसर कर दो, ये सिंपल है आपका यहाँ पे। आइलैंड्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम, आइलैंड्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम, अगेन ये हमने अभी भी देखा था, अभी हमने बात किया था इस बारे में। सो आइलैंड्स कहाँ से बनाया जाता है? टेल अस गायत्री, व्हाट विल द आंसर ओवर हियर? आइलैंड्स कहाँ से? Sir, option A, ectoderm. राइट, एक्टोडर्म इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। एक्टोडर्म से ही आपके यहाँ पे आइलैंड्स बनाया जाएगा। ओके, नाउ लेट मी जस्ट कम बैक ओवर हियर, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स इन दिस लैक्टेशन। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये तो हमने देख लिया हमारा पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन के टाइम पे यू हैव टू नो वन मोर थिंग, दैट फ्रॉम द प्लेसेंटा, there is one hormone which is coming. There is one hormone which is coming from the placenta, and that is called as a relaxin. That is called as a relaxin. ये हार्मोन आपका आ रहा है आपके प्लेसेंटा से। अब याद रखना रिलैक्सिन यहाँ पे करता क्या है। सो रिलैक्सिन बेसिकली makes, it actually promotes flexibility and dilation of cervical region. Excuse me. Cervical region. So this is something you have to know, that relaxin का यहाँ पे काम क्या होगा? It will come and promote the flexibility and dilation of the cervical region. अब इसका फायदा क्या होता है? अगर cervical region आपका dilate हो जाता है, अगर आपका cervical area आपका flexible हो जाता है, then the baby can pass very easily. The baby can bypass to that particular region very easily. So that is something also you have to remember, that relaxin will play a role. Relaxin will come from the placenta. हमने देखा था placenta से आपका एक हार्मोन यहाँ पे आ रहा था called as relaxin. Relaxin आपका placenta से आपका यहाँ पे आता है, and that will strongly promote the flexibility and dilation of the cervical region. ये काम आपका ये करके देगा आपको यहाँ पे, and इसके वजह से during the childbirth the baby can bypass to that area very easily, because हम उसे dilate करते मतलब आप उसे you have make it slightly broader over there, right, and flexible, so the baby can bypass to it very easily. So this information also you should be very much remember all the time, that what kind of role the relaxin is playing. It promotes the flexibility and dilation of the cervical region, which helps in the childbirth. This is ultimately going to help in the smooth childbirth. Will help during childbirth. This is also something you should be clear with. Okay, so that is the story of a placenta, and these are the things you have to know. अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, right? Let's see a couple of more questions before we start with this thing. The first movement of the fetus and appearance of the hair on the head are usually observed during the which month of the pregnancy? So again, a simple question. Hair on the head and the fetus movement will be happening in the which month? Question number 93. Yeah. बताइए वर्षा, क्या होगा इसका आंसर? सभी। Right. Option B over here becomes the correct answer. In the 5th month, I will get to see the fetus will have its hair on its head, and you can observe the movement will be observed for the very first time in the 5th month. बिल्कुल सही, right? Which of the following is not a function of placenta? इनमें से कौन सा placenta का function यहाँ पे नहीं होता? Again, it's a very important question and a very good question which was asked in the NEET 2013 exam के अंदर. So इनमें से कौन सा placenta का function यहाँ पे नहीं होगा? So take your time and raise your hand. Which of them is not a function of a placenta? शिखा बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो कि प्लेसेंटा का फंक्शन यहाँ पे नहीं होगा, तो आप बताइए शिखा कि ऑक्सीटोसिन आ कहाँ से रहा है फिर? शिखा, from where the oxytocin is coming now? Tell us. Pituitary. It is coming from the posterior pituitary. ये सब लोग दिमाग बिठा दो. This is coming from the posterior pituitary. Right. So that is why this is not a function of a placenta. बाकी सारे अपने function है आपके यहाँ पे. Facilitate removal of carbon dioxide and waste material. That's excretion. That's a function. Facilitates supply of oxygen and nutrient. That's a function, and also secretes the estrogen. So these are all functions of the placenta. Okay. चलिए 2-3 और हम बाद में करते हैं. 2-3
क्वेश्चन हम बाद में करते हैं. Let's talk about the lactation. So when you discuss lactation, it is nothing but your mammary glands undergo differentiation during the pregnancy. So याद रखना lactation के पहले, so lactation is something which will happen post birth of the child. So after the birth of the child, the lactation can be seen, right? Then only we will find that a baby is going to be like you are going to nourish the baby. Now before the birth, during pregnancy, the mammary gland is going to develop. Mammary gland development will be seen, or I can, what has been written over here, mammary gland undergo differentiation during the pregnancy. My question is, which hormone will play the important role in the development of the mammary glands during the pregnancy? इसका आंसर बताओ हैंड रेज करके. कौन सा हार्मोन था जो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेगनेंसी? टेल अस मिसबा, क्या होगा इसका आंसर? लैक्टोजन. लैक्टोजन नाम को, ये तो रियल नाम है नहीं बेटा, लैक्टोजन तो रियल नाम है नहीं. शिखा बताइए पूरा नाम क्या है? So human placental lactogen. Right, true. So the real name is going to be your human placental lactogen. तनिष्क आप थे क्या जब हार्मोन करा रहे थे हम लोग क्लास के अंदर? वर्षन मैं कह रहा हूँ जब हम हार्मोन्स करा रहे थे तब आप क्लास में थे? हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा. नो सर. अच्छा, क्या हुआ था? वो नेटवर्क इशू था? यस सर. ऑलराइट, ठीक है. क्लास के एंड में 2 मिनट रुक जाना, फिर रिवाइज कर लेंगे. Okay, so you have your human placental lactogen, which is a hormone which is coming from the placenta. इसको हम even short में बोलते हैं यहाँ पे as a HPL. We also call it as a, in short, you call it as a HPL, right? So from this HPL, what will be happening? This HPL which is coming from the placenta, ये जाके memory gland को develop कराता है. This will go and help in the development of the memory gland. So this will actually go and help in the differentiation of the memory gland, right? During the pregnancy. Okay, so that is something you have to know. सो डिफरेंशियल मतलब रेडी करना फॉर द मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेडी करना. तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. नाउ मिल्क फॉर्मेशन से ये बात भी आपको याद रखनी है यहाँ पे, दैट मिल्क फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, सो मिल्क फॉर्मेशन दिस विल बी हैपनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन. सो मिल्क फॉर्मेशन जो आपका यहाँ पे होता है, दैट विल बी हैपनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोलैक्टिन. सो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होगा, the prolactin hormone which you have, the prolactin hormone which you will find, this hormone will promote the milk formation. This hormone will promote my milk formation. So that should be clear to you कि prolactin जो आपका हार्मोन है वो आपका मिल्क फॉर्मेशन में आपके यहाँ पे मदद करेगा. Okay, so याद रखना मिल्क फॉर्मेशन के लिए आपका मदद करता है आपका प्रोलैक्टिन यहाँ पे, right? And this prolactin is coming from what? It is coming from the anterior pituitary. भूलना नहीं है आपने यहाँ पे, इट इज कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. सो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका प्रोलैक्टिन और जाके मेमोरी ग्लैंड्स में जाके बोला कि चलिए आप मिल्क फॉर्मेशन अपना स्टार्ट करिए. तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना. नाउ आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड व्हाट विल हैपन? द बेबी हैज टू बी फेड विद द मदर्स मिल्क. सो इनिशियल 2-3 दिन के लिए फॉर फ्यू डेज द मिल्क इज कॉल्ड एज माय क्लोस्ट्रम. सो क्लोस्ट्रम इज अ मिल्क व्हिच इज कॉल्ड फॉर द इनिशियल फ्यू डेज, एंड द कलर ऑफ द मिल्क और द कलर ऑफ द क्लोस्ट्रम इज गोइंग टू बी येलो इन कलर. So colostrum के बारे में याद रखना, it is going to be yellow in color. That's one thing you have to know. So initial few days के लिए जो milk होता है उसे हम कहते हैं colostrum. It will be yellow color milk. That's one thing you have to know. Second thing you have to know here is that this milk will have number of antibodies. The milk is going to have number of antibodies. So इसके अंदर आपको कई सारी antibodies आपको यहाँ पे मिलेगी. So we'll have number of antibodies will be seen over here. So you will have something known as your colostrum will have the yellow in color and will have number of antibodies. ये यहाँ पे बताया हुआ है. They will have number of antibodies inside them, right? अगर इतना याद रख सकते हो तो याद रखना कि एंटीबॉडीज जो आपको मिलती है मदर्स मिल्क के अंदर, उसका एक नाम यहाँ पे होता है IgA. So IgA जिसे हम कहते हैं एज इम्यूनोग्लोबुलिन A, या बाद में एक बार फिर पढ़ोगे एक चैप्टर के अंदर, बट अभी याद रखना IgA is the antibody which is seen in the colostrum. वे seen in the colostrum और ये डिफेंस प्रोवाइड करती है. अगर आपसे कोई पूछे कि एंटीबॉडीज करते क्या है, इफ समवन आस्क यू कि एंटीबॉडीज जो आपकी होती है वो क्या करती है, तो दे प्रोवाइड यू और दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पैथोजेंस. They are going to protect you from the pathogens. So these antibodies are going to protect you from the pathogens. So they are going to protect from
फ्रॉम पैथोजेंस। तो ये बात इसके अंदर आप याद रखना, दैट्स द थिंग यू हैव टू नो। ये बहुत छोटा सा स्टैंजा है, ये जो छोटा सा पार्ट है लैक्टेशन, इट्स नॉट समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इन डेप्थ में, कुछ आपको याद रखना है, इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना। उसके साथ साथ द मदर्स मिल्क विल हैव मिनरल्स एंड कैल्शियम, पोटेशियम, काफी कुछ आपको मिलेगा वहां पे। स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन सी सीन इन द मदर्स मिल्क। सो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होता है मदर्स मिल्क के अंदर, एंड दैट इज व्हाई डॉक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू रेकमेंड मदर्स मिल्क फॉर द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ द after the birth of the child, because it will have a large number of nutrients can be seen in the mother's milk along with these features which I have just mentioned over here. इनके साथ साथ कई सारे आपके वहाँ पे traits आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. Okay, so two things I want to all of you to remember, that when we discuss formation of milk, this will be happening under the influence of the prolactin. This is happening under the influence of the hormone prolactin. ये होगा under the influence of the prolactin. ये भूलना मत. और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है आपका, ये कहां से आ रहा है बता दो अनम्यूट करके, कहां से आ रही है? Anterior pituitary. Anterior pituitary, राइट, ये आपका यहाँ से आ रहा है. ओके, अब एक और नाम याद रखना, यू हैव दिस ऑक्सीटोसिन भी यहाँ पे कुछ रोल प्ले करता है. सो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय द प्रोलैक्टिन, बट व्हेन वी डिस्कस सिक्रीशन ऑफ मिल्क, जब हम डिस्कस करते हैं सिक्रीशन ऑफ मिल्क, when we discuss this term, so याद रखना secretion of milk is promoted by oxytocin. This event, so mammary gland में milk formation आपका हो चुका है, but now the secretion जो होगा milk का, that has been promoted by, that has been stimulated by oxytocin. So oxytocin is known to stimulate secretion of milk. So ये difference याद रखना. Prolactin is known for the formation of milk, but oxytocin is known for the secretion of milk. It will stimulate secretion of milk. Secretion of milk. ठीक है, ये आपका करेगा आपका यहाँ पे ऑक्सीटोसिन. सो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी है. दिस इज आल्सो वन ऑफ द फीचर व्हिच यू हैव टू ऑल रिमेंबर, that is what oxytocin is known for. Will stimulate the secretion of milk, will be happening over here, and prolactin is something which will be helping in the formation of milk. तो ये information याद रखना हमेशा से. Okay, and milk is called as a colostrum. That is the information is enough. इतने information के साथ आपके क्वेश्चन बन के आएंगे, तो इसके साथ आप संभाल सकते हो. Now you have this question by 85. NEET 2020 का क्वेश्चन है आपके सामने. देखिए ध्यान से and try to answer this. Match the following columns, select the correct option. आराम से देखो and try to answer over here. See what can be the potential answer in this. Raise your hand and then try to answer this. Alright, सबने कर लिया. ओके, क्या होगा इसका आंसर गायत्री? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. तनिष्क क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. मिसबा क्या लग रहा है? ऑप्शन डी. एंड शिखा आपको? Sir, option D. ऑलराइट, ओके, चलिए मैं भी देख लेता हूँ क्या है ऑप्शन डी. सो आप कह रहे हो कि ए के साथ यहाँ पे 2 आएगा. सो यस, प्लेसेंटा इज गोइंग टू रिलीज माय ह्यूमन क्रायोनिक गोनाडोट्रोपिन. अब मुझे बताइए ये एचसीजी करता क्या है? जल्दी फटाफट कोई हैंड रेज करके बताओ कि एचसीजी करता क्या है. प्लेसेंटा से ये जो आ रहा है ये करेगा क्या? क्विकली रेज योर हैंड एंड टेल. यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स. ये नहीं मालूम, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. तो टेल अस, प्लेसेंटा से जो आपका एचसीजी आपका यहाँ पे आ रहा है वो क्या करता है? टेल अस. गायत्री, मिसबा, शिखा, आप लोग तो थे ना क्लास में. व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर? बोलो. कांट रिमेम्बर. आप लोग रिवाइज नहीं कर दे क्या? लाइक ये, हाँ बोलो, एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है वहां पे, बोलो. रिलीज द हार्मोन. नहीं समझ आया बेटा, नहीं समझ आया, वापस
एक्सप्लेन मी व्हाट इज हैपनिंग, ये करता क्या है, व्हाट इज दिस। हिंदी में बोलोगे तब भी चलेगा, इट्स नॉट अ लैंग्वेज क्लास। हिंदी में बता दो कि ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन यहाँ पे कर क्या रहा है। Maintain the corpus luteum. ठीक है, और ये क्यों कर रहा है वो? If pregnancy occurs. ओके, सो इतनी बात तो आपने यहाँ पे सही बोली, दैट दिस HCG इज नोन टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, दिस इज नोन टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। सो कॉर्पस ल्यूटियम को ये मेंटेन करता है, इट्स गोइंग टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये मेंटेन करने का रीजन आपका यहाँ पे ये है, सो दैट ये हमेशा प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहे। दिस इज बीन मेंटेन सो दैट यू कैन ऑलवेज फाइंड द प्रोजेस्टेरॉन गेटिंग रिलीज ओवर हियर। So you should know that very clearly. This has been done so that they can continuously release the progesterone. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना कि इसको मेंटेन करने का रीजन यहाँ पे क्या है, ताकि प्रोजेस्टेरॉन हमेशा रिलीज करता रहे, राइट। ओके, सो दैट्स वन थिंग। Then you have, so that's true. So option D आपने यहाँ पे सही आंसर, basically option D over is correct answer. But you have to know all those things. आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, मिसबा, शिखा, तनिष्क and गायत्री. You have to know, this is something we do very thoroughly in the class, and you should be remembering all those things कि किसका काम यहाँ पे क्या है, right? Hormones secreted by the placenta to maintain pregnancy. So कौन से hormones यहाँ पे जो placenta से आपके आएंगे to maintain the pregnancy? Raise your hand to answer this. Raise your hand to answer this. बताइए शिखा। Sir, option C. तनिष्क। Option C. And I assuming that Gayatri and Misbah will also say option C over here. Yes, HCG, HPL, progesterone and estrogen. HCG, HPL, progesterone and estrogen are the hormones which are basically coming from the placenta, right? So HCG का रोल मैंने आपको बता दिया। I think तनिष्क आपने भी ये सुन लिया ना, HCG का रोल यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो आपका हार्मोन आ रहा है इसको हम कहते हैं यहाँ पे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका Yes. as your human chorionic gonadotropin, right? So this hormone is known to maintain the corpus luteum. That's one thing you have to know कि आपका corpus luteum को यहाँ पे maintain करता है। और एक और चीज मैंने बताई थी आप लोगों को अबाउट द प्रेगनेंसी को लेके, इसका क्या रिलेशन मैंने बताया था आपको प्रेगनेंसी को लेके, किसको याद है? शिखा, मिसबा, गायत्री, आई हैव टोल्ड यू समथिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशन विद द प्रेगनेंसी, और आई कैन से इट हैज सम रिलेशन विद द प्रेगनेंसी किट के साथ। डू रिमेंबर दैट एनीवन ऑफ यू? बताइए गायत्री, व्हाट वाज दैट रिलेशन? So the HCG hormone is seen in the urinary, so that pregnancy kit, so that the girl was a pregnancy or not. Very good. So HCG is also something you can find in the human urine. It can also be seen in the urine of a pregnant lady. It is in the urine of pregnant lady. So if the girl is going to be pregnant, now you can find this HCG can be seen in her urine. You will have small amount of HCG in the urine, and that urine, that's why what you have seen, you have this pregnancy strip. जो pregnancy strip होती है, when they urinate on the pregnancy strip, so that strip is going to detect the presence of the HCG. That pregnancy strip is known to detect the presence of the HCG, और उसके वजह से उसे डिटेक्ट कर पाते कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। So याद रखना, HCG is something you will also find in the urine of a pregnant girl, right? And that is an indicator of pregnancy. अगर यूरिन के अंदर HCG मिलता है, that is a clear cut indicator of pregnancy. So that is also something you should be very much clear with. ये भी आपको यहाँ पे clearly याद रखना है, okay? So that is something going to be thing. HPL आपका करता है यहाँ पे, HPL याद रखना, मैंने भी बताया था आपको यहाँ पे, human placental lactogen, HPL stand for and plays a role in the development of the mammary gland. ये आपका mammary gland के development में आपके यहाँ पे मदद करता है, okay? Progesterone, estrogen तो collectively आपकी help करते हैं यहाँ पे for the metabolic growth के लिए आपके fetus की as well as the mother's body के लिए. So that is something you have to know. Several hormone like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by, इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा, right? शिखा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. शिखा, now you have to explain me something. You have to explain me that placenta formation होता है कहाँ से?
Sir, chronic villi plus uterine tissue forms the placenta. ठीक है, ट्रू, राइट। मुझे ये बताओ कि क्रोनिक विलाय जो आपका होता है, क्रोनिक विलाय जो होता है वो कहां से बन के निकल रहा होता है? Uterine wall. नहीं। Anyone else? You have this chronic villi which has been used for formation of the placenta. ये कहां से आ रहा होता है? मैं आपको हिंट देता हूं, हिंट में आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, डायरेक्ट ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट सही आंसर नहीं है, और थोड़ा हिंट देता हूं। अब क्या ही रहेगा इसके बाद बताने के लिए। कहां से आएगा chronic villi? Trophoblast. राइट Trophoblast. राइट राइट राइट। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ना, वहां से आपका बन के आता है आपका क्रोनिक विलाय। सो यहाँ से आपको मिलेगा आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके बन के निकलता हुआ, and that finger like projection is called my chronic villi, and that is something which will help in the formation of your placenta, right? तो यहाँ से फिर आपका placenta बनाने में it will go inside the, it will get itself integrated in the uterine tissue, and then you will find the placenta formation will happen over there. तो ये बात आपको याद रखनी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज, अब मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा। अगर इम्प्लांटेशन होता है, if the implantation happens somewhere else other than the uterus, if the implantation happens somewhere else other than the uterus, that is called as my ectopic pregnancy. याद रखना, if the implantation happens somewhere else other than the uterus, जहां पे यूट्रस में implantation होना चाहिए था लेकिन वहां पे नहीं हो रहा, कहीं और हो रहा, अगर implantation कहीं और होगा, then उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ ectopic pregnancy। बताइए मिसबा, बोलिए। Option D. आंसर तो राइट, ठीक है, ऑप्शन डी आप सबका यहाँ पे सही आंसर है। लेकिन आप स्टोरी याद रखना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, दैट इम्प्लांटेशन आपका हो रहा है बट नॉट एट द यूट्रस, समवेयर एल्स। सो समटाइम व्हाट विल हैपन, समटाइम द इम्प्लांटेशन कैन हैपन इन द ओविडक्ट, दैट इज योर फैलोपियन ट्यूब। अगर ऐसा कभी होता है तो याद रखना लंबे टाइम के लिए वहां पे एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर पाता। द एम्ब्रियो माइट नॉट ग्रो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर देयर, एंड व्हाट यू गेट टू सी इन सच कंडीशन, यू विल गेट टू सी द मिसकैरेज। ऐसी कंडीशन के अंदर मिसकैरेज देखने के लिए मिलता है। सो मिसकैरेज इज नथिंग बट अ नेचुरल अबॉर्शन ऑफ द बेबी बिकॉज इट वाज नॉट प्लेस्ड एट अ राइट लोकेशन। ठीक है, तो ये टर्म आपने सुना होगा कभी ना कभी। तो मिसकैरेज होते हुए मिल जाता है इन द वुमेन्स इफ द प्रेगनेंसी इज नॉट हैपनिंग एट द राइट प्लेस। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर द मिसकैरेज बट वन ऑफ देम कैन बी योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, now select the correct option describing the gonadotropin activity in the normal pregnant female. ध्यान से देखिए, take your time, take your 1 minute 2 minutes and then give me the correct answer. एक normal pregnant female के अंदर what is the correct option in terms of the activity of the gonadotropin? So take your time, कोई जल्दबाजी नहीं है। All right, फिलहाल सिर्फ मिसबा ने हैंड रेज किया हुआ है, ट्राई तो करो। चलो बताओ मिसबा, क्या होगा इसका आंसर? Option C. मिसबा कह रहे हैं आपके यहाँ पे ऑप्शन सी। शिका, आपको क्या लग रहा है? Sir, option A. ऑप्शन ए। बाकी लोग, गायत्री व्हाट डू यू थिंक? गायत्री बोलो। तनिष्क, क्या लग रहा है इसके अंदर? कुछ नहीं लग रहा फिलहाल। सर ए लग रहा है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सी, ए में क्या लिखा हुआ है? हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड एलएच स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। ये बात सही नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम इज नॉट समथिंग। देखो, एक पहली बार मेरी बात सुनो, उन्होंने आपसे क्या पूछा है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द gonadotropin एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है
तो क्या उसके अंदर हाई लेवल ऑफ एफएचएस और एलएच कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे पहले ये बताओ, क्या उसके अंदर कभी दिखेगा या नहीं दिखेगा? सोचो, if a girl is already pregnant, then will you find a level of FH and LH in its blood? sir. नहीं मिलेगा, बिकॉज FH और LH आपके जनरली आते हैं जो आपके फॉलिकल्स को आपको डेवलप करना होता है। तो अभी तो यहाँ पे फॉलिकल को कभी डेवलप किया ही नहीं जाएगा ना, बिकॉज इट्स अ प्रेग्नेंट फीमेल। तो ये तो आपका कभी भी आपका आंसर बन ही नहीं सकता, राइट। एंड सेकेंड थिंग, इट इज योर ईस्ट्रोजन विच हेल्प्स इन द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो ये हर तरीके से आपका ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। याद रखना, if a girl is pregnant, you can never expect a high level of FHS and LHH coming in the blood, right? Then, so ये भी आपका गलत हो गया उस हिसाब से। High level of FSH and LH facilitate implantation, ये भी आपका यहाँ पे wrong हो जाता है ना? Then you have over here option D, high level of HCG stimulate the thickening of the endometrium। ये तो हमने कभी बोला ही नहीं, ये तो हमने ये कभी बात का जिक्र किया ही नहीं हमने कि high level of HCG will stimulate the thickening of the endometrium। That is going to be untrue। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब सी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, high level of HCG stimulate the synthesis of estrogen and progesterone। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट को अगर आप यहाँ पे देखते हो तो समझो, HCG जो आपका होता है, HCG जो आपका यहाँ पे रहेगा, ये मेंटेन करेगा आपके कॉर्पस ल्यूटियम को। इट इज गोइंग टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम को, ये मेंटेन करता है। Cl दैट इज फॉर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। अगर वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, देन वो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, it will ultimately promote secretion of your progesterone। It will ultimately promote secretion of the progesterone। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एस्ट्रोजन भी लिखा हुआ है इन लोगों ने, चलो यहाँ तक मान लें एस्ट्रोजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये बात याद रखना कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, क्योंकि आपके एनसाइड में मेंशन नहीं किया हुआ इसलिए हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, बट जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा, द कॉर्पस ल्यूटियम यू विल हैव, ये दोनों चीजें रिलीज करता है, बट स्मॉल अमाउंट में करता है एस्ट्रोजन और हाई अमाउंट में करता है प्रोजेस्टेरॉन। सो कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू रिलीज, मेनली गोइंग टू रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन, एंड इट विल रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। यहां से आता है, तो दोनों चीजें रिलीज करता है, बट मेनली इट इज नोन फॉर रिलीजिंग द प्रोजेस्टेरॉन, जो आपका मेन काम यहाँ पे करेगा। एस्ट्रोजन का इतना ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी बनेगा एज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एचसीजी विल स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये बात इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तनिष, शिखा, गायत्री एंड मिसबा, so this is something you have to know in this, right? तो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। ऑलराइट, now so this is something you have to, these are the questions we have solved। तो यहाँ पे आपका इन रियल सेंस मेरे एंड से चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। So from my end the chapter will get completed over here। Now you have to solve as many questions as possible and then you can find this, then only you can find you will have any kind of grip on the chapter। अब मुझे बताओ स्पेसिफिकली कि आपको इस चैप्टर में कौन सी चीज है जिसमें आपको अभी भी कंफ्यूजन है, बताइए। विल स्टार्ट विद शिखा। शिखा बताओ इस चैप्टर में क्या है आपको कंफ्यूजन अभी भी? बोलिए शिखा, बताइए। शिखा, यू हैव टू से समथिंग, इधर यू हैव टू से इट्स अ कंफ्यूजन है या फिर यू हैव टू टेल अस कि नहीं सर कंफ्यूजन अभी फिलहाल के लिए नहीं है। सर अभी तो नहीं है। ठीक है, बाद में आएगा तब बताएगा फिर, या जस्ट गो थ्रू द चैप्टर वंस एंड यू कैन लेट मी नो देन। तनिष्क, आप बताइए व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर अ कंसर्न फॉर यू इन दिस चैप्टर? HCG HPL ये सब बता रहे हो, एक बार फिर बता दें। यस सर, हार्मोन्स जो आपने कराए थे। ठीक है, तो देखो जब भी हम बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में ना, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्लेसेंटा, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्लेसेंटा, सम हार्मोन्स विल गेट रिलीज्ड, राइट। सो चलिए उन हार्मोन्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये जो हार्मोन्स आपके यहाँ से आ रहे हैं, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल। प्लेसेंटा कैन बी कॉल्ड एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि कई सारे हार्मोन यहाँ से आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हार्मोन यहाँ पे कौन से आ रहे हैं। एक आपका यहाँ पे आ रहा है आपका HCG, राइट, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो हमने अभी यहाँ पे देखा। दूसरा आपका यहाँ से आ रहा होता है आपका HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। देन यू हैव समथिंग लाइक योर एस्ट्रोजन, एक आपका यहाँ से आएगा। देन यू विल हैव प्रोजेस्टेरॉन, ये भी आपका यहाँ से आ रहा होता है, राइट। एंड यू विल ऑल्सो हैव समथिंग लाइक रिलैक्सेन। इतने हार्मोन आप यहाँ पे याद रखिए। यू विल ऑल्सो हैव थायरोक्सिन कमिंग ओवर हियर, बट इतने अगर आप याद नहीं रखोगे तब जाएगा, जो इनसाइड में मेंशन है वो आप पहले याद रखो। सो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, ये हार्मोन आपके आ रहे होते हैं फ्रॉम द प्लेसेंटा।
हाँ जी शिखा बताइए। सर cortisol releasing hormone. भी आ रहा होता है बट वो मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज इट इज नॉट बीन मेंशन इन द एनसीईआरटी, इसलिए वो मैं उसे मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, बट यस वो आपने सही बोला यहाँ पे कि आपका सीआरएच भी आपके यहाँ पे रहता है, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन इज आल्सो कमिंग ओवर देयर, बट डेफिनेटली इसको मेंशन नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ अब आपको पहले याद रखना है, आप सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एचसीजी जिसका नाम होता है आपके यहाँ पे ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन, इसका रोल मैंने अभी अभी आपको बताया, याद रखना इसका रोल आपका यहाँ पे रहेगा टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। ये आके इसका काम होता है टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, ये आके क्या करेगा, जाके मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, समथिंग आई हैव जस्ट टोल्ड यू इज गोइंग टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये मेंटेन करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को अगर ये मेंटेन करेगा यहाँ पे तो उससे फायदा क्या होता है, यू विल फाइंड कि आपको कॉन्स्टेंटली वहां से आपका प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन आपका होते हुए आपको मिल जाएगा। यू विल कॉन्स्टेंटली फाइंड प्रोजेस्टेरॉन कमिंग फ्रॉम दैट एरिया। तो उससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी मेंटेन रहती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपके यहाँ पे मेंटेन रहेगी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम आपका जो होता है यहाँ पे वो रिलीज करता है आपका हमेशा प्रोजेस्टेरॉन, ज्यादा अमाउंट में और स्मॉल अमाउंट में आपका एस्ट्रोजन, बट आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन एज अ मेनली, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके यहाँ पे मेंटेन होती है। दैट्स अ फर्स्ट थिंग। देन अब एक और चीज यहाँ पे आप याद रखना, एचसीजी जो होता है ना वो आपका आता है प्लेसेंटा से, लेकिन ये और कहीं से भी आ रहा होता है। किसी को याद है और कहीं से कहां से आ रहा होता है? एनीवन नोज दैट? एचसीजी प्लेसेंटा से तो आ ही रहा होता है, बट एक और जगह से आ रहा होता है। वापस हिंट देता हूं, कुछ पता चला, कुछ याद आया? नहीं आया क्या? It is your trophoblast cells. So also remember this thing that even trophoblast cells are known to release your HCG. बेटा कराया था ये चीज आपको, right? So trophoblast cells जो आपके होते हैं, the trophoblast cells which you will get to see, these cells are known to release the HCG as well. तो पहले यहाँ से आता है HCG, बट बाद में जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसके बाद जब प्लेसेंटा बनेगा then that is going to release the HCG. ठीक है, लेकिन आपका trophoblast cells भी आपका आता है। And please remember it is the indicator of pregnancy. You will find this in the urine. You will seen in urine, and that is the indicator of pregnancy of a pregnant girl. Okay, so that is the HCG. Then you have the HPL, human placental lactogen. Human placental lactogen. अगर लैक्टोजन लिखा हुआ हो तो समझ जाना इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड। सिंपल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, इट विल गो एंड टेल द मेमोरी ग्लैंड्स, इट विल गो एंड टेल द मेमोरी ग्लैंड्स टू डेवलप। ये होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, memory glands development will be happening because of the HPL. So HPL की वजह से memory glands का development आपको होते हुए मिलेगा. So they are going to develop for the future. Future में post birth of the child आपको memory gland develop चाहिए so that they can generate good amount of milk formation. And to make that happen, this HPL will play the role. So HPL आके memory gland का development करेगा. This is all happening during the pregnancy. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आपकी मदद करते हैं। बेसिकली दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द लाइक मदर्स बॉडी एंड टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द फीटस। सो फीटस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और मदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसे रेगुलेट करते हैं आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट? सो दे हैव वेरी जेनेरिक टाइप का उनका यहाँ पे रोल होता है। हाँ, रिलैक्सिंग याद रखना, जो मैं आपको बताते हैं यहाँ पे। शिखा बताइए रिलैक्सिंग क्या करता है? शिखा क्विकली टेल अस व्हाट इज रिलैक्सिंग इज नोन फॉर? Flexibility of cervical muscles. Right, flexibility and dilation of the cervical region. So cervical region के अंदर आपके यहाँ पे flexibility और dilation आपका यहाँ पे किया जाएगा। और शिखा इसका फायदा क्या होता है? For the smooth passage of baby through in parturition. Right, so during parturition, baby आपका यहाँ से smoothly pass हो सके from the birth canal. That is why this relaxin is going to relax or I would say dilate करेगा cervical region को and will provide the flexibility. तो इतने ही रोल याद रखना है। These are the roles you have to know in terms of the hormones coming from the placenta. तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो उनका तो जेनेरिक रोल होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मेंटेन करते, रेगुलेट करते हैं वो। बाकी ये कुछ स्पेसिफिक रोल से जो आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट? एंड प्लीज नो दैट कि ये हार्मोन्स आ रहे हैं आपके आ रहे प्लेसेंटा से। हाँ, एचसीजी जो होता है वो आपका ट्रोफोब्लास्ट से ही आना चालू कर देता है।
ठीक है, ट्रोब्लास्ट से आना चालू कर देता है, एंड बाद में जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद प्लेसेंटा बनने के बाद वो वहां से आएगा, राइट। और याद रखना इसका रोल सब जगह एक ही है, मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, एंड दिस इज समथिंग विच इज द इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी, सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो ये जो पोर्शन है ना जो आज हमने किया उसको एक बार देख जाओ सही तरीके से, बिकॉज दिस इज वेयर योर चैप्टर अल्टीमेटली गेट्स कंप्लीटेड, राइट। अब जो हमें यहाँ पे करना है दैट्स अ क्वेश्चन सॉल्विंग। इसका टेस्ट होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, इस चैप्टर का आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके पहले हम और भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपके साथ अराउंड आई विल शेयर विद यू अराउंड सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सॉल्व करिए एंड गेट बैक टू मी, सॉल्व दोस क्वेश्चन एंड रीच आउट टू मी अगेन, एंड लाइक रिवर्ट बैक विद द आंसर्स ओवर देयर। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा चांस है कि आपका और अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तनिष, ये समझ आ गया आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू यू नाउ तनिष? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। सो या दैट इज व्हाट वी हैव डन आज के क्लास के अंदर, एंड कल अगर हम लोग वापस मिलेंगे सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, राइट। अब इस चैप्टर में जो भी आपका रिवीजन होगा वो होगा वाया क्वेश्चन सॉल्विंग, और बीच बीच में हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे देखते रहेंगे, राइट, सो दैट आपको इसका अगले 2-4 दिन में आपका इसके ऊपर और ग्रिप बन जाए, राइट। एंड प्लीज रीच आउट टू मी, अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन वापस मुझे बताओ, रीच आउट टू मी एंड लेट मी नो कि समझ नहीं आ रहा, सो वी कैन फिक्स दोस थिंग्स, ठीक है।